गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अल्काइल एंड अराइल हैलाइड का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ये है लेक्चर नंबर 8। लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें कि इसके पहले का 7 लेक्चर पिछले वाले क्लास में आपको ऐप पे डाल दिया गया था। ये लेक्चर 8 देखने के पहले आपको 7 लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए। अगर वो 7 लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हुए रहिएगा तो ये आपको लेक्चर 8 समझ में नहीं आएगा। तो पहला काम यही करिएगा कि लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट किए रहिएगा। धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वीडियो डिलीट नहीं होना है। वीडियो डिलीट तभी होगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद फिर ये बता दें कि इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया हुआ था लेक्चर 7 में। वो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? तो ऐप में जो वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो वाले सेक्शन के बगल में स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। आप वो स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन जैसे ही ओपन करिएगा तो एक फोल्डर आपको दिखेगा अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के नाम से, और उसको जब आप खोलिएगा तो आपको लेक्चर 7 करके एक असाइनमेंट मिल जाएगा जिसमें कि ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो शुरुआत कर रहे हैं उसी क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन 1 है, आपको प्रोडक्ट लिखना है इन सबों का। जैसे एक कंपाउंड दिया हुआ है इस तरीके से, अल्कोहल है और ये SOCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा। तो अगर अल्कोहल का प्रिपरेशन दिमाग में हो आपके, जो अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग पढ़े हैं, अभी अल्कोहल के प्रिपरेशन में आपको एक प्रिपरेशन बताया गया है, सॉरी गलती बोल गए, अल्कोहल का प्रिपरेशन बोल गए, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। तो अल्काइल हैलाइड का जो प्रिपरेशन आपको बताया गया है, पहला प्रिपरेशन बताया गया है फ्रॉम अल्कोहल। उसमें एक तो मैकेनिज्म वाला आपको बताया गया है प्रिपरेशन, दूसरा बताया गया है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ PX3 PX5 SOX2 देन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड, और तीसरा बताया गया है प्रिपरेशन कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देन अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। उसके बाद जो सेकंड प्रिपरेशन करवाए हैं अल्कीन से, जो थर्ड प्रिपरेशन करवाए हैं अल्केन से, वो सारा प्रिपरेशन एकदम क्लियर रखिएगा। उसके बेसिस पे अभी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो आपको होमवर्क दिया हुआ था। तो ये है अल्कोहल का रिएक्शन SOX2 के साथ। बताए थे कि कभी भी जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा SOX2 के साथ तो इसको इस तरीके से तोड़ने के लिए 2x है तो एक x यहाँ, एक x यहाँ, और SO को यहाँ लिखने के लिए तो बनेगा RX HX और SO2। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट होगा ये होगा, इसको ऐसे तोड़ेंगे, SOX2 है तो एक X यहाँ, एक X यहाँ, SO यहाँ, तो Cl जुड़ जाएगा इससे, साथ में बनेगा HCl, साथ में बनेगा SO2। ये पहला वाला क्वेश्चन हुआ। सेकंड फिर जो क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, ताकि पुराना जो 7 लेक्चर है अगर देखे हुए अगर ज़्यादा दिन हो गया हो तो धीरे धीरे बताएं कि आराम से आप बात को समझ पाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा भी देंगे। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से बेंजीन रिंग बना हुआ था। यहां बना हुआ था CH2 CH3, यहां बना हुआ था NO2। इसका रिएक्शन करवाना था ब्रोमीन के साथ। तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ था हीट और UV लाइट। आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा था। देखिए जो प्रिपरेशन आप पढ़े हैं उस प्रिपरेशन को अगर आप ध्यान में लाएं तो ये पढ़ाया गया है कि जब अल्केन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ, बात फिर से सुनिए, अल्केन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अल्काइल हैलाइड बनता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। तो यहाँ पे जब भी सनलाइट है और ब्रोमीन है तो समझना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होना है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अल्केन अल्काइल हैलाइड बनता है।
ये अल्केन का हिस्सा है नहीं, ये अल्केन है नहीं क्योंकि इसमें तो अनसैचुरेशन है, मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ अल्केन वाला हिस्सा है ये, तो ये वाला हिस्सा अल्काइल हैलाइड में चेंज होगा। अगर आप यहाँ के एक हाइड्रोजन को, यहाँ जो इस कार्बन पे आप देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इसके पास CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब 3 हाइड्रोजन है। अगर आप यहाँ के हाइड्रोजन को अगर फ्री रेडिकल बनाएंगे इस तरीके से और एक हाइड्रोजन को अगर हटा देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये फ्री रेडिकल 1 डिग्री है। ये कार्बन अपने एक बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर यही आप यहाँ के हाइड्रोजन को नहीं हटाएं, यहाँ के हाइड्रोजन को जैसे जुड़ा हुआ है वैसे ही छोड़ दें, अगर आप यहाँ के एक हाइड्रोजन को अगर आप फ्री रेडिकल बना के हटा दें तो आप देखेंगे कि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये ऐसा कार्बन फ्री रेडिकल है जो अपने एक और एक 2 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी बताया गया है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पर हैलोजन सनलाइट दिया हुआ है, ये अल्केन वाला पोर्शन को अल्काइल हैलाइड अगर बनाना है तो आप देख लेंगे कि किस कार्बन के हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल बना के अलग करें कि वो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को अगर अलग करिएगा और यहाँ पे अगर ब्रोमीन जोड़िएगा तो ये स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा था। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे फ्री रेडिकल बना के और यहाँ से एक Br, वो HBr बन जाएगा और ये एक जो Br है वो इस जगह पे जुड़ेगा। बेंजीन को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, CHBr CH3 NO2। इस क्वेश्चन में बस यही दिमाग में रखना था कि हैलोजन और सनलाइट है तो अल्केन को ये अल्काइल हैलाइड बनाएगा। ये अल्केन का हिस्सा है नहीं, ये अल्केन का हिस्सा है नहीं, ये आपको अल्केन का हिस्सा दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से आप फ्री रेडिकल बनाएंगे तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ से आप फ्री रेडिकल बनाएंगे तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ब्रोमीन को इसी कार्बन से जोड़ के प्रोडक्ट को बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक कंपाउंड, उसमें एक जगह यहां डबल बॉन्ड है, यहां CH3 जुड़ा हुआ है मिथाइल, HI के साथ रिएक्शन करना है और आपको बताना है कि यहां पर क्या बनेगा। अब आप ये सिंपली देखिए कि ये अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है कि जब अल्कीन रिएक्ट करता है HI के साथ, मतलब HX के साथ, तो अल्काइल हैलाइड बनता है एडिशन रिएक्शन के द्वारा, मतलब ये 2 मिलकर एक प्रोडक्ट बनेगा। अब जब भी अल्कीन को रिएक्ट करवाया जाता है HX के साथ तो पहले देखना होता है कि अल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल। तो आप अगर इसको डबल बॉन्ड के पास से तोड़ेंगे तो ये इक्वल हिस्सों में नहीं टूट रहा है, इधर पर CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 नहीं लगा हुआ है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन HX के साथ रिएक्ट करता है, मतलब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव्स रूल हम लोग को लगाना होता है। मार्कोवनिकोव्स रूल का स्टेटमेंट आपको दोबारा पढ़ दे कि ये इस रूल में नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट को मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन से जोड़ना होता है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। स्टेटमेंट था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विथ दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे अगर आप इस कार्बन को देखें और इस कार्बन को देखें जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास तो एक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड फ्री है, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। लेकिन इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब इसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ये जो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है इसको यहां जोड़ेंगे। अब बाकी ये जो हाइड्रोजन है इसको यहां जोड़ देंगे। तो करना क्या होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड को खत्म कर देना होगा,
मल्टीपल बॉन्ड को खत्म कर दिए, क्योंकि कभी भी अगर एडिशन होता है तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ये जैसे जुड़ा हुआ था CH3 उसको वैसे ही जोड़ दिए। ये जो निगेटिव वाला हिस्सा है उसको इस कार्बन से जोड़ दिए, तो ये इस तरीके से जुड़ गया। प्रोडक्ट यहां पर ये बनेगा। इसके बाद जो चौथा नंबर सवाल था वो था इस तरीके से बेंजीन बना हुआ है, यहां बना हुआ है CH2OH, यहां बना हुआ है OH, HCl, तीर का निशान बना हुआ है, हीट का सिंबल दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपको बनाना है। आप एक बात ये समझिए कि जहां भी OH ग्रुप है O के पास लोन पेयर होगा, और अल्कोहल का रिएक्शन आप HX के साथ पढ़ चुके हैं। जब अल्काइल हलाइड का पहला प्रिपरेशन बता रहे थे तो पहले ही प्रिपरेशन में ये बताए थे कि अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ, उसमें आपको ये बताया गया था कि जो HCl है मतलब HX है वो इस तरीके से टूटता है H+ और Cl-। Cl- का कोई काम नहीं होता शुरुआत में, पहले ये जो H+ है ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। ये बताए थे कि अल्कोहल में जो O के पास लोन पेयर है वो इस H+ को अपना लोन पेयर देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। एकदम ध्यान से आप प्रिपरेशन, पहला प्रिपरेशन अपना वीडियो पहले देखिएगा, उसमें खूब अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये लोन पेयर पहले इसको मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, H+ को। अब यहां पर देखिए लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर यहां भी है। दिमाग में आएगा कि ये जो H+ है उसको इसका लोन पेयर मिलेगा कि इसका लोन पेयर मिलेगा। तो पहले बात बता दें कि अगर कभी भी बेंजीन से कोई ऐसा एटम जुड़ जाए जिसके पास लोन पेयर हो तो ये लोन पेयर फिर फ्री नहीं होता है। कारण है कि ये लोन पेयर यहीं पर रेजोनेंस होने लगेगा, मतलब ये लोन पेयर इसको नहीं मिलेगा। दिमाग में फिर से रख लीजिए ये बात कि बेंजीन से कोई ऐसा एटम अगर जुड़ जाए, इसको लेक्चर में आगे भी बताया जाएगा, आगे के लेक्चर में, कि बेंजीन से कोई ऐसा एटम जुड़ जाए जिसके पास लोन पेयर हो। जैसे ये बेंजीन है, इससे ये एटम जुड़ गया जिसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर फ्री नहीं है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है कि ये आराम से चला जाएगा यहाँ पे। सॉरी, डीलोकलाइज्ड है मतलब फ्री नहीं है, ये दूसरे एटम के पास नहीं जाएगा, ये लोन पेयर इसी बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होने लगेगा। लेकिन यहां पर ये जो लोन पेयर है ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये यहाँ का लोन पेयर इसमें रेजोनेंस में नहीं आएगा, तो ये लोन पेयर फ्री है, ये आराम से H+ को मिलेगा। मतलब करना क्या है, आपको यहाँ के OH को इस H+ के साथ कंबाइन करके वाटर बना के अलग करना है और ये क्लोरीन को इस कार्बन से जोड़ना है। बेंजीन को इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहां से OH को हटा दिए H+ के साथ और ये क्लोरीन को यहां पे जोड़ेंगे। ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ के OH को और H को वाटर बना के अलग कर देंगे, यहाँ से नहीं OH अलग होएगा, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर फ्री नहीं है, यहाँ का लोन पेयर बेंजीन के अंदर रेजोनेंस करेगा। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, साथ में वाटर भी बनेगा। लिखना जरूरी नहीं है, हम केवल मेन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ था कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो ये 4 सवाल बताए, एक सवाल और था होमवर्क 5वां नंबर, जो 5वां नंबर क्वेश्चन था वो था ये, इस तरीके से एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ, हीट और यूवी लाइट मतलब सनलाइट, इसमें आपको प्रोडक्ट लिखना था। अब ये सुनिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल था, दिमाग में रखिए कि कुछ देर पहले जब क्वेश्चन करवाना स्टार्ट किए थे तो जब सबसे पहला क्वेश्चन लिखे थे तो उसमें भी ये बात आया था, सॉरी पहला नहीं, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखे थे कि जब अल्केन रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अल्काइल हैलाइड बनता है।
अब ये वाला हिस्सा तो अल्केन है नहीं, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये तो अल्कीन वाला हिस्सा है। लेकिन ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो इन जगहों में कहीं पर ब्रोमीन जुड़ेगा, इन जगहों में या तो यहां जुड़े, या तो यहां जुड़े, या तो यहां जुड़े, या तो यहां जुड़े। क्यों? क्योंकि कभी भी हैलोजन और सनलाइट है तो माइंड सेट रखिएगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां होना है। ये अल्केन को अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका है। आपको बढ़ाया गया है कि जब अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा अल्काइल हैलाइड बनता है। ये अल्केन नहीं है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। लेकिन यहां देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब किस कार्बन को आप फ्री रेडिकल बनाइएगा, इसको बनाइएगा कि इसको बनाइएगा कि इसको बनाइएगा कि इसको बनाइएगा, इस पर थोड़ा सा विचार करना होगा। तो देखिए थोड़ा सा बात आपको समझाएं। जैसे कार्बन के पास हाइड्रोजन होना है, ये कार्बन के पास देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन मान लीजिए जुड़ा हुआ होगा, चार बॉन्ड। इसको कभी नहीं सोचना है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। ये नहीं कि ये बॉन्ड खत्म कर देंगे यहां और यहां, इस तरीके से इसको फ्री रेडिकल बना देंगे और यहां ब्रोमीन जोड़ देंगे, इसको नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब ये अल्केन नहीं है। आपको ये चीज सोचना है यहां 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 के हाइड्रोजन को सोचिए कि फ्री रेडिकल बनाएंगे, अलग करेंगे, ब्रोमीन के साथ जोड़ेंगे, ये फ्री रेडिकल बनाएंगे, या ये फ्री रेडिकल बनाएंगे, या ये फ्री रेडिकल बनाएंगे, या ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। जैसे कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड को पहले डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको फ्री रेडिकल बनाना है। ये जो कार्बन है, कार्बन के पास देखिए कि दो बॉन्ड है, मतलब कि इससे दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, दो हाइड्रोजन। अब कोई एक हाइड्रोजन अलग हुआ फ्री रेडिकल बनके, तो ये कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप सोचिए कि यहां पे अगर फ्री रेडिकल है या ये वाले कार्बन को अगर फ्री रेडिकल बनाए हैं, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है? अब कोई सोचेगा कि ये वाले को और ये वाले को क्यों नहीं बनाए? क्योंकि अगर आप यहां बनाए चाहे यहां बनाए, एक ही बात है। डबल बॉन्ड के पहला पोजीशन पे है, मतलब डबल बॉन्ड के ये जस्ट बाद वाला कार्बन है और ये भी डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाइए और चाहे यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाइए, एक ही बात है। ये डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे फ्री रेडिकल बनाए हैं। यहां भी बनाते तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे फिर आप फ्री रेडिकल बनाए हैं। तो आप यहां फ्री रेडिकल बनाइए चाहे यहां फ्री रेडिकल बनाइए, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर दो केस बन रहा है फ्री रेडिकल का, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। तो आपको ये पहले समझ लेना है कि कौन वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। जो वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, जो ब्रोमीन है यहाँ पे Br2 कहने का मतलब कि ऐसा ऐसा दो ब्रोमीन, तो एक Br को आपको उसके साथ जोड़ देना होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले हम बता दे रहे हैं कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों है वो उसको हम बताते हैं। अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो ये जो फ्री रेडिकल है उसके साथ एक ब्रोमीन को जोड़ देंगे। अब यहां से जो H अलग हुआ है, H फ्री रेडिकल, वो बचे हुए Br के साथ HBr बन जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको ये बनाना है। अगर यहां पे ब्रोमीन बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। अब आपको ये बताएं कि ये वाले से ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। बात सुनिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके अगर आपस में बॉन्ड बनाना चाहे, बात सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर दिखाइए चाहे ऐसे नीचे दिखाइए, एक ही बात है। अगर यहाँ का जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ अगर बॉन्ड बनाए, मतलब रेजोनेंस करे, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना ले तो ये फ्री रेडिकल फिर यहाँ चला जाएगा। फिर अगर ये और ये आपस में बॉन्ड बना ले तो फिर ये फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे में हमेशा चेंज करते रहेगा।
ये इस तरीके से अगर यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, अब फिर अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो फिर ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहेगा, रेजोनेंस होते रहेगा। तो जिस भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है उसके कंपैरेटिव जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। जैसे इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके साथ पेयर करके बॉन्ड बना ले, ये दूर में है, तो इसके और इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे होता तो यहाँ बॉन्ड बन सकता था। तो दिमाग में रखिएगा कि जहाँ भी रेजोनेंस का संभावना होगा, जिस भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का संभावना होगा, रेजोनेंस का मतलब होता है जो भी डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन चेंज करना, बॉन्डेड एटम का पोजीशन चेंज नहीं करना। ये जो कार्बन है जहां है वहीं रहेगा, ये जो कार्बन है जहां है वहीं रहेगा, लेकिन जो भी डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का दो बॉन्ड, लोन पेयर, ये सब डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जब अपना पोजीशन चेंज करता है किसी भी स्ट्रक्चर में विदाउट चेंजिंग पोजीशन ऑफ बॉन्डेड एटम, तो ये प्रक्रिया ही रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस कभी भी होगा अगर किसी मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कारण ये है कि जब भी डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी घटता है, और एनर्जी घटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर ये जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना पोजीशन अगर ऐसे चेंज करेगा तो फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, और अगर ये फिर अपना पोजीशन अगर ऐसे चेंज करेगा तो फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। तो ये वाला लेस स्टेबल हुआ, ये वाला मोर स्टेबल हुआ। इसीलिए जब ये मोर स्टेबल है तो ब्रोमीन को इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़िएगा तो फिर जो गलत बनेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो गलत हो जाएगा। तो दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन छोटा है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें माइंड अप्लाई करना है। सिंपली आपको दे दिया ये ब्रोमीन के साथ, कुछ कुछ बेहुदा के तरफ बताता है, इस तरीके से बच्चा बना लेगा। ऐसे अल्कीन है, सोचेगा कि ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करना है, तीर के निशान के ऊपर क्या है कुछ देखा ही नहीं, सिंपली इसको डबल बॉन्ड को हटाया, एक ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दिया, एक ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दिया, एडिशन रिएक्शन कर दिया। तो एडिशन रिएक्शन यहाँ नहीं करना है, जब भी सनलाइट रहेगा तो फिर एडिशन रिएक्शन नहीं करना है। सनलाइट जब भी रहेगा तो हेलोजन इस तरीके से फ्री रेडिकल बन के टूट जाएगा, और फ्री रेडिकल बन के टूटा है तब एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। वहां पर जो रिएक्शन होगा वो होगा फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अल्केन को ही अल्काइल हैलाइड में चेंज करना है, ये अल्केन वाला हिस्सा है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ फ्री रेडिकल बना है कि यहाँ फ्री रेडिकल बना है, क्योंकि यहाँ और यहाँ बनाइए एक ही चीज है, यहाँ और यहाँ बनाइए एक ही चीज है। तो आपको एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल बनाने के बाद सोचना है कि कौन वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये जब रेजोनेंस होएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई रेजोनेंस होने का संभावना नहीं है। तो जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये मोर स्टेबल है, तो ये आपको स्टेबल प्रोडक्ट दिया, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका होमवर्क दिया हुआ था। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, इतना पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्रिपरेशन को। एक बार आपको केवल ये बता दें कि हम लोग 3 प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े हैं फ्रॉम अल्कोहल, इसमें बहुत सारा केस पढ़े हैं लेकिन हम केवल हेडिंग बता दे रहे हैं कि पहला पढ़े हैं अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम एल्कीन, इसी में पढ़ाए थे मार्कोवनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल। तीसरा पढ़े हैं फ्रॉम अल्केन, अब हम लोग चौथा प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, लिखेंगे फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन, इसमें सबसे पहला पॉइंट करके लिखिएगा कि व्हेन बेंजीन reacts with chlorine,
when benzene reacts with chlorine in the presence of anhydrous AlCl3, when benzene reacts with chlorine in the presence of anhydrous AlCl3, then chlorobenzene is formed. स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर बेंजीन, ये हुआ बेंजीन, रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एक क्लोरीन बेंजीन में जुड़ जाएगा। आपको जहां जोड़ने का मन है वहां जोड़ दीजिए। एक क्लोरीन बेंजीन में जुड़ जाएगा, जहां जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन हटेगा। हर जगहों पे एक एक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये है C6H6, हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन अगर यहां जुड़ा तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, जो बचे हुए क्लोरीन के साथ HCl बनेगा। ये बना क्लोरोबेंजीन। ये कैसे बना ये भी आपको तुरंत समझाया जाएगा। अब ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 पहले लिखवा देंगे, उसके बाद दोनों पॉइंट को एक साथ समझाएंगे। अभी केवल ये देखिए लिखा हुआ है कि जब बेंजीन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। कैसे बनता है तुरंत बताते हैं, 2 पॉइंट लिखवाने के बाद। सेकेंड पॉइंट फिर इसी में लिखेंगे कि when benzene reacts with Br2 in the presence of anhydrous FeBr3, then bromobenzene is formed। बोले कि अगर बेंजीन है, Cl2 के जगह पे Br2 लिखे। Cl2 अगर रहेगा तो एनहाइड्रस AlCl3, Br2 रहेगा तो एनहाइड्रस FeBr3। अब ये मत सोचिएगा कि बेंजीन के साथ हैलोजन जोड़े हैं, एडाइल हैलाइड बना रहे हैं, तो क्लोरीन और ब्रोमीन हुआ तो फ्लोरीन भी जोड़ देंगे, आयोडीन भी जोड़ देंगे। ये केवल यही 2 आपको दिमाग में रखना है कि क्लोरीन जुड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ब्रोमीन जुड़ना होगा तो एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में। जहां मन है वहां पे एक ब्रोमीन जोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन जोड़े हैं, तो यहाँ का हाइड्रोजन बचे हुए ब्रोमीन के साथ HBr बन जाएगा। अब ये दोनों रिएक्शन कैसे होगा इसको बारी बारी से समझाते हैं। ये जो लिखे हैं कि बेंजीन से बनाना, तो आप देखिए यहाँ बेंजीन था और ये जो प्रोडक्ट है एडाइल हैलाइड इसको बोलेंगे। बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन जब जुड़ा रहता है तो हैलाइड एडाइल हैलाइड पढ़ाता है, तो ये एडाइल हैलाइड बन रहा है। हम लोग पढ़ ही रहे हैं अल्काइल हैलाइड और एडाइल हैलाइड का प्रिपरेशन, तो 3 प्रिपरेशन हुआ था, ये चौथा प्रिपरेशन अभी लिखे हैं। अब ये दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि बेंजीन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो कैसे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन जब रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में तो कैसे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ये जो पहला वाला रिएक्शन लिखे हैं कि ये बेंजीन, ये क्लोरीन, ये एनहाइड्रस AlCl3, बोले कि बेंजीन में आपको जहां मन है वहां क्लोरीन जोड़ दीजिए। हम यहां जोड़े थे, जो बच गया यहां से जो H हट गया वो बचे हुए क्लोरीन के साथ HCl बन गया। अब इसी रिएक्शन को समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है
इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात सुनिएगा, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले ये जो वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक है, ये वर्ड इलेक्ट्रोफिलिक आया है इलेक्ट्रोफाइल से, जो किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है। जैसे बेंजीन से ये रिएक्ट कर रहा है तो ये हुआ रिएजेंट। रिएजेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। बात सुनिएगा, पहले भी ये शायद पढ़ चुके हैं हम लोग कि ये जो रिएजेंट है, रिएजेंट दो प्रकार का होता है। रिएजेंट जो रिएक्ट करे, बेंजीन से ये रिएक्ट कर रहा है रिएजेंट, तो रिएजेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ये दो प्रकार का रिएजेंट होता है। इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से, मतलब निगेटिव चार्ज से, निगेटिव चार्ज, और फाइल का मतलब होता है चाहने वाला, लविंग। निगेटिव चार्ज लविंग होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो निगेटिव चार्ज के तरफ भागता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे Cl+, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये निगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब किसी के दिमाग में आएगा कि Cl पर तो माइनस पढ़े हैं बचपन से, तो हाँ बचपन खत्म हो गया, अब दिमाग में रखना है कि Cl पे प्लस भी होगा, वो हम यहाँ पे आपको बना के दिखाएंगे भी। तो ये जो Cl पे प्लस है, NO2 पे प्लस है, इन सबों को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जिसके ऊपर भी प्लस है वो निगेटिव की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिसको निगेटिव की तरफ भागना है उसके पास प्लस चार्ज होना जरूरी है। निगेटिव की तरफ भागने के लिए इलेक्ट्रॉन का कमी भी हो सकता है, जैसे AlCl3। आप देखिए इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। BF3, इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, निगेटिव चार्ज लविंग। और जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, न्यूक्लियो वर्ड आया न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, लविंग हो गया फाइल का मतलब, तो पॉजिटिव चार्ज चाहने वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड का मतलब बताएं कि इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल वर्ड से आया है, निगेटिव चार्ज चाहने वाला। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक एटम है, ये एटम यहां आया, इसके आने से ये एटम यहां से चला गया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि एक के आने से एक चला जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ वन। देखिए एक आया और यहां से एक गया था, तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन बाय अनदर वन, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर ये यहां पे है और ये भी आके यहीं पे रह जाता तो इसको बोलते हैं एडिशन, कि ये भी यहीं रह गया, ये भी यहीं रह गया, ये हुआ एडिशन। लेकिन अगर एक आए और एक यहां से चला जाए तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन अगर यहाँ आया, एक क्लोरीन अगर यहाँ आया, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन अलग हुआ था, तब तो HCl बना था। तो एक एटम आ रहा है और एक एटम जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आने वाला एटम अगर इलेक्ट्रोफाइल हो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और यहाँ से जो जाए वो इलेक्ट्रोफाइल जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहने वाला आए और इलेक्ट्रॉन चाहने वाला जाए, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले ये बता दिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये माइंड में प्रॉब्लम रहेगा कि यहाँ जो आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, तो हम वो आपको समझाते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि ये रिएक्शन होता कैसे है। अगर आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझिए तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो AlCl3 है कैटलिस्ट, ये जो AlCl3 है ये इस Cl2 को तोड़ेगा इस तरीके से, Cl+ और Cl- में। क्यों?
क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब किसी के माइंड में ये बात आएगा कि अरे ये तो कैटलिस्ट है, ये कैसे रिएक्ट करेगा? तो ये दिमाग में रखिए कि कैटलिस्ट रिएक्ट करता है भाई, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, वो कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में। रिएक्शन जैसे ही खत्म होगा तो ये फिर से प्रोड्यूस भी हो जाएगा, 10 ग्राम डालिएगा तो 10 ग्राम निकल जाएगा, लेकिन ये पार्टिसिपेट करता है। तो आप देखिए कि ये जो AlCl3 है इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये Cl- के साथ कंबाइन कर जाएगा और बनाएगा AlCl4-, और ये Cl+ अलग हो जाएगा। Cl पे जैसे ही प्लस आ गया, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन कौन मिल सकता है? तो जो डीलोकेलाइज्ड हो। जहां पे लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन केवल होगा वहां पे ये नहीं जाएगा। लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कभी अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहां भी डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके फिराक में ये जाएगा। तो ये जाएगा बेंजीन के पास। दिमाग में रख लीजिए, बेंजीन में डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का वो गढ़ है। यहां भी देखिए डबल बॉन्ड, यहां भी देखिए डबल बॉन्ड, यहां भी देखिए डबल बॉन्ड, तो इसमें डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, तो इसके पास जाएगा ये Cl+, जुड़ने के लिहाज से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। यहां डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये इसके पास जाएगा। अब कैसे जुड़ेगा? ये जो डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर इस एटम पे जाए, को बता चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज होता है। बॉन्ड 2 प्रकार से टूटता है, ये भी पास्ट में पढ़ चुके हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन। तो अभी यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम पे जा रहा है। जैसे ही इस एटम पे जाएगा, ये बॉन्ड को तो कहीं आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए, ये बॉन्ड को आप कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से हटा रहे हैं तो यहां पे आएगा प्लस, क्योंकि ये जब बॉन्ड इस पे जाएगा तो जिस पर से जाएगा उस पे प्लस और जिस पर जाएगा उस पे माइनस, तो यहां पर तो आएगा प्लस, अब यहां पे आएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़ जाएगा, तो यहां पे क्लोरीन को जोड़ दिए। पहले से हर जगह पे हाइड्रोजन है, क्योंकि बेंजीन का मतलब होता है C6H6, एक H यहां भी है, 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 लेकिन वो दिखाते नहीं थे, यहां पर जरूरत है इसलिए यहां पर दिखा रहे हैं। कार्बन का चारों बॉन्ड देख लीजिए बना हुआ है, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर गया है इसलिए इस पर प्लस चार्ज आया है। पहले ऐसा सिचुएशन होगा। अब जैसे ही ये प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहां से भागेगा। बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, तो ये हेट्रोलाइटिक फिजन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, यहां वाले कार्बन को, तो यहां वाला कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बन जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड पहले से है, यहाँ पे बॉन्ड पहले से है। ये बोले कि ये वाला बॉन्ड को ध्यान दीजिए, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन खींच लिया तो माइनस माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर पहले से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के अलग हुआ है तो हाइड्रोजन H+ बन के अलग हो जाएगा, H+ बन के। तो आप देख रहे हैं कि Cl+ जुड़ रहा है, H+ निकल रहा है। H+ भी क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइल, और Cl+ भी क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल हट रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से इलेक्ट्रोफाइल का हटना, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां ये जो H+ है ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा AlCl4- के साथ, तो यहां से H+ यहां HCl बनेगा और AlCl3 ज्यों का त्यों निकल जाएगा, जो कि कैटलिस्ट था।
क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, ये ज्यों का त्यों निकल जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। ये जो हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं वो पहले पॉइंट का बता रहे हैं। चौथा अभी प्रिपरेशन आपको बता रहे थे फ्रॉम बेंजीन, कि बेंजीन से कैसे बनाएंगे एराइल हैलाइड, तो उसमें दो रिएक्शन लिखवाए थे। पहला लिखवाए थे कि जब बेंजीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब अगर यहाँ पर दूसरा वाला प्रिपरेशन बताएं, दूसरा वाला का एक्सप्लेनेशन, तो वहां था कि बेंजीन जब रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeBr बेंजीन बनेगा, ये लिखवाए थे, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन जैसे इसका बताए हैं वही सेम तरीके से इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखाएगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था पहला वाला, तो दूसरा वाला भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका भी मैकेनिज्म एकदम सेम तरीके से होगा। तो आलस नहीं करते हुए इसका भी आपको मैकेनिज्म एकदम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले ये FeBr3, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये Br2 को पहले Br प्लस R माइनस में तोड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये Br माइनस के साथ कंबाइन करेगा, बनाएगा FeBr4 माइनस, और ये Br प्लस हो जाएगा अलग, जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल अलग हुआ तो ये आएगा बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के लिए। ये बेंजीन है, इसके साथ ये Br प्लस आएगा रिएक्ट करने को। अब करना क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये आप चाहें तो यहां शिफ्ट करें, चाहें तो यहां शिफ्ट करें, क्योंकि जब बेंजीन खाली होता है और उसके बगल में इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जुड़ सकता है, आप जहां चाहें वहां जोड़ दें। हमको यहां जोड़ने का मन है तो डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर रहे हैं। यहां जैसे ही शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड को तो पोजीशन चेंज किए नहीं, ये बॉन्ड का तो पोजीशन चेंज किए नहीं, इसको यहां शिफ्ट किए हैं, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आएगा निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव आपस में कंबाइन कर गया। हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, यहां भी है, तो यहां के हाइड्रोजन को ऐसे अलग दिखा रहे हैं। अब इस प्लस चार्ज के कारण ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन के भागेगा H प्लस बन के, तो ये जो माइनस आएगा ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बन जाएगा। और यहां से H प्लस निकल जाएगा। देखें बस आप यही कि एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो एक इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, इसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो H प्लस है वो FeBr4 माइनस के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा HBr और FeBr3। ये चौथा नंबर प्रिपरेशन खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन और आगे पढ़ेंगे, पांचवा प्रिपरेशन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये माइंड सेट रखिएगा कि कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज और कॉल ये आ रहा है कि सर सॉलिड स्टेट भी स्टार्ट कर देते, सॉलिड स्टेट किसी एग्जाम में आने वाला है स्कूल वगैरह के, तो हम ऐसा करेंगे कि सॉलिड स्टेट का भी वीडियो डालते रहेंगे। कभी आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो कभी सॉलिड स्टेट, कभी ऑर्गेनिक, कभी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का भी आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अगले क्लास में या उसके बाद वाले क्लास में। ठीक है, एनफ फॉर द डे।